स्वागत है आप सबका विज्ञान शो के एक और नए एपिसोड में। टाइटल देख के आप सब एक्साइटेड हो ही गए होंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इंडिया और चाइना की पसड़ काफी समय से शुरू हो चुकी है, पर हाल ही में इस टॉपिक ने राजधानी एक्सप्रेस पकड़ ली है और पूरा देश इस ट्रेन पर सवार हो चुका है भारत को सपोर्ट करने के लिए। चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करके एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का हमने ठाना है और मैं भी सपोर्ट करता हूं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के मेक इन इंडिया मूवमेंट को। कोई पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से नहीं, पर एक इंडियन होने के नाते। पर हम यहाँ पर ये नहीं बात करने वाले कि चाइना के प्रोडक्ट्स बैन करके इंडिया के प्रोडक्ट्स खरीदो। ये तो ऑलरेडी सबको बताया जा रहा है, जो बिल्कुल सही भी है। पर ऐसे कुछ पॉइंट्स और फैक्ट्स के साथ ये एपिसोड बताएंगे कि व्हाई इंडिया कांट कम्पीट विद चाइना ऑन अ ग्लोबल स्केल, और क्यों इंडिया चाइना से इतना पीछे है, जबकि 25-30 साल पहले दोनों कंट्री सेम पोजीशन पर थी। अब मुझे यहाँ एंटी इंडियन मत बोलना। ये सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो रियल इश्यूज हैं, जिसका समाधान निकालना और लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में इतने पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि ग्रोथ की तरफ अगर सरकार ध्यान देने जाएगी तो उनकी कुर्सी खतरे में आ जाती है। तो वो अब अपनी कुर्सी संभालेंगे या इंडिया की ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, या लीडरशिप और एग्जीक्यूशन में कमी आ रही है। ऐसे ही बहुत इश्यूज आज हम बात करने वाले हैं जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की। इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स तो हैं, पर दुनिया के लिए नहीं। इंडिया एक्सपोर्ट तो कर रहा है, पर बहुत ही छोटे लेवल पे अगर चाइना से कंपेयर करने जाए तो। छोटे बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करना एक चुनौती है इंडियन बिजनेसमैन के लिए। वो करना चाहता भी है, पर उसे उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। पहले ये देख लेते हैं कि चाइना के एडवांटेजेस क्या है, वो क्यों आगे हैं मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, और कैसे वो चीप प्राइसेस में प्रोडक्ट्स डेवलप कर पा रहा है। सबसे पहले मास प्रोडक्शन। चाइना डेफिनेटली मास प्रोडक्शन करता है क्योंकि वो वर्ल्ड को ऐसा टारगेट मार्केट देखता है। उनके पास हमसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो भी सिर्फ अपने मार्केट में बेचता तो बहुत कमा सकता था, पर वो दुनिया को अपना माल बेचने में इंटरेस्टेड है और उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर पूरी दुनिया को एज ए टारगेट मार्केट देखते हो तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होगी। उतने बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करने की वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आती है। दूसरा, एफिशिएंसी। चाइना एफिशिएंसी में बहुत आगे है। मतलब इंडिया और चाइना को सेम साइज की फैक्ट्रीज दे दो तो चाइना सेम साइज की फैक्ट्री में इंडिया के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा आउटपुट निकाल के देगा। उनके वर्कर्स को जो काम दिया है वो इतनी तेजी से और फोकस से करते हैं तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग डबल या ट्रिपल हो जाती है और कॉस्ट भी डाउन आ जाती है। इंडिया में वर्कर्स को 4 काम करवाएंगे, उधर काम करो, यहाँ पर काम करो, वहां ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। इसी में वो घूम जाता है और मेन फोकस पर काम ही नहीं कर पाएगा, तो कहां से आउटपुट डबल करेगा और कहां से कॉस्ट डाउन होगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। थ्रू आउट चाइना में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड किया है जिससे फिर से कॉस्ट पर प्रोडक्ट फिर से थोड़ा कम हो जाता है। इंडिया में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड्स, पोर्ट्स की कनेक्टिविटी इतनी नहीं है, इसलिए पर प्रोडक्ट्स के पीछे वो कॉस्ट ऐड करना पड़ता है इंडियन बिजनेसमैन को। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने पिछले 25 से 30 साल में ही बिल्ड किया है। 25-30 साल पहले चाइना और इंडिया एक ही पोजीशन पे था। इनफैक्ट इंडिया से भी वर्स्ट कंडीशन में था, पर टाइमली वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पे फोकस करके आगे बढ़ते गए और आज चाइना और हमारी इकोनॉमी में जमीन आसमान का फर्क है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड रेल कनेक्टिविटी इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं, पर उस स्पीड से नहीं जो स्पीड से चाइना ने टेक ऑफ किया है ग्लोबल लीडर बनने के लिए। राइट कस्टमर्स, सिक्योर पेमेंट्स और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स। दूसरी तरफ लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लैक ऑफ क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स और बहुत सी चीजें आज इंडिया के बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करने में रोक रहा है। अगर अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज हमारे देश में घुसकर हमसे पैसा बना सकती है, तो एक इंडियन बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट्स ग्लोबल लेवल पर क्यों नहीं ले जा सकता। अगर बाहर का पैसा देश में आएगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अंदर ही अंदर बेचोगे तब इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। बाहर का पैसा इंडिया में पंप करोगे तब असली ग्रोथ होगी। चाइना ने 2019 में टोटल एक्सपोर्ट्स 31.55 ट्रिलियन युआन का किया था, जिसे हम यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करें
तो 4.45 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ है। और वहीं इंडिया में 2019 में 314 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर पाया है। काफी बड़ा गैप है इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट फिगर में, जो इंडिया को पूरा करने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। चाइना को हेट करने से अच्छा है उनसे सीखना है कि वो कैसे पॉसिबल कर पाया ये सब। दूसरा पॉइंट ये है कि लैक ऑफ स्किल्ड लेबर की इंडिया में बहुत कमी है, जो चाइना ने अच्छे तरीके से अपने पॉपुलेशन को स्किल्ड वर्कफोर्स में कन्वर्ट किया है। फ्री ट्रेनिंग फैसिलिटीज बिल्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। मैन पावर इतनी पावरफुल बिल्ड की है कि हर एक सिटीजन ट्रेंड और वेल डेवलप्ड है कि 2 से 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। और इंडिया में ट्रेनिंग का कल्चर ही नहीं है। लोग एम्प्लॉय की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, जो एक्चुअली में उनको बहुत बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्किल इंडिया कैंपेन शुरू किया था 2015 में, जिसके थ्रू वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं और एंटरप्रेन्योर्स बनने की ट्रेनिंग भी देते हैं। पर एग्जीक्यूशन इतना पुअर था, भाई ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ कैंपेन इनिशिएट किया जा रहा है पर आउटकम निकल ही नहीं रहा। जो रिजल्ट्स के वो वादे कर चुके थे वो पूरा नहीं हो पा रहा। पर जरूर एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन आया इंडिया में, जो एक बहुत अच्छा साइन है। पर फिर से मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स चाइनीज फंडेड हैं, तो ये कह सकते हैं कि इंडिया से ज्यादा चाइनीज को हमारी कंपनीज पर भरोसा है। और इंडिया को माल्या और नीरव मोदी जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज में चाइना की 119 से भी ज्यादा कंपनीज हैं और इंडिया की सिर्फ 13 कंपनीज फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में आती है। रिसेंटली चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था और वहीं इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% हो चुका है। तीसरा पॉइंट यह है कि चाइना इज अपडेटेड विद ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी मशीन्स। चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी को ऐड करके इंडिया से काफी आगे निकल चुका है। चाइना ने क्विकली ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके क्विक प्रोडक्शन कम समय में करने लग गया है। इससे उनका टाइम, मनी, लेबर कॉस्ट सब बच जाता है। एक्यूरेसी और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी अपने वेयरहाउस और फैक्ट्रीज में यूज करने लग गए हैं और इंडिया में आज भी टेक्नोलॉजी और मशीन यूज नहीं करते, जो एक्चुअली में जरूरत है स्केलेबल बिजनेस बिल्ड करने के लिए और एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में आज भी मैन पावर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कॉस्ट तो बढ़ती है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। क्वालिटी कंट्रोल की कमी है, एक जैसा प्रोडक्ट्स नहीं प्रेजेंट कर पाते। क्वालिटी में बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं, जो एक्सपोर्ट के एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, जिसे ध्यान में रख के चाइना काम करता है। टेक्नोलॉजी और मशीन्स की मदद से एक प्रोडक्ट के 3-4 क्वालिटी बनाते हैं और डिफरेंट प्राइसेस पे बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीप में देता है, जैसी क्वालिटी वैसा प्राइस। और इंडिया में एक तरह की क्वालिटी ही मेंटेन नहीं होती, कहां से 3 तरह की कंट्रोल क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएंगे। चौथा पॉइंट, लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने से काफी आप कह सकते हैं डरते हैं। एक अनस्टेबल मार्केट जो हर 5 साल में सरकार की तरह चेंज होता है, क्योंकि इंडिया में सरकार हर 5 साल में चेंज होती है। काफी रिस्की लगता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को और फॉरेन कंपनीज लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं। और आज मोदी गवर्नमेंट कुछ रूल चेंज करती है जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हेवीली इन्वेस्ट करें, तो उन्हें पता है कि अगर दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर सकती है, जिससे उन्हें लॉस भी हो सकता है। और जिस विजन और प्लानिंग से वो इन्वेस्ट करते हैं वो उन्हें चेंज करना पड़ता है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में बहुत दिक्कत होती है, जो अल्टीमेटली कंपनी को लॉसेज में डाल देती है। कहने को तो 1000 कंपनीज चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने के इंडिया में लाने वाले थे, पर सभी कंपनीज गए तो गए कहाँ? वो गए तो थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में। और गिनी चुनी कंपनीज आने वाली है और वो भी आई नहीं है। लुक्समबर्ग से डबल साइज का लैंड ऑफर करने से मैन्युफैक्चरिंग नहीं आएगा इंडिया में। क्यों कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया चूज नहीं करती, ये देखना पड़ेगा और उस पर एक्शंस लेना होगा। और लास्ट, विजन और स्ट्रेटेजी की कमी। लॉन्ग टर्म विजन के साथ खेलना है तो चाइना से सीखना चाहिए। प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना है तो सिर्फ चाइना के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। सभी कंट्रीज के मार्केट को एनालाइज करके मैन्युफैक्चरिंग लार्ज स्केल पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाहर की कंपनीज को चाइना उसकी कंट्री माने नहीं देता। कंपनी आती तो है, पर उनकी स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स, टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज सीखकर अगले 10 दिन में चाइनीज कंपनी खड़ी कर देते हैं।
नई कंपनी को लाकर उनसे सीख कर फिर उसी तरह की कंपनी चाइना में खोल देते हैं और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करते हैं कि फॉरेन कंपनीज को उनसे दिक्कत हो और उनका चाइना में बिजनेस करना काफी मुश्किल हो जाए। चाइना डिफेंस बजट निकालता है तो सिर्फ वेपन्स खरीदने के लिए नहीं, बल्कि आर्म्स, एम्यूनिशंस, फाइटर प्लेन्स, मिसाइल्स और बाकी सारी डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगता है और वहीं डिफेंस सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करके एडिशनल इनकम भी जनरेट करता है। पैसे से पैसा बनाना है तो चाइना से सीखना पड़ेगा। इंडिया भी बड़े बड़े डिफेंस बजट तो निकालता है पर सारे पैसा वो खरीदने में लगा देता है। R&D करके एक्सपोर्ट लेवल के मिलिट्री वेपन्स बनाने में आज भी इंडिया पीछे है। चाइना वर्ल्ड डोमिनेंस पर निकल चुका है और उसे हराने के लिए सिर्फ टिकटॉक जैसे एप्स बैन करना सॉल्यूशन नहीं होगा। और एक एग्जांपल है, डायरेक्ट चाइनीज कंपनीज को हिम्मत करके बैन भी कर दोगे, पर आपको ये जानना है कि पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप का शेयर 38% है जो कि चाइनीज कंपनी है और सॉफ्टबैंक का शेयर 20% है जो एक जापानीज कंपनी है, पर फिर से उसमें अलीबाबा का शेयर 20% है। और पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा मोदी जी के एक अच्छे दोस्त हैं और मोदी जी पेटीएम को प्रमोट करते हैं। मतलब समझ जाओ, चाइना को जड़ से उखाड़ना बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। कुछ बड़े कदम गवर्नमेंट को लेने पड़ेंगे और चाइना इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं है, पर इंडिया जरूर चाइना पर डिपेंडेंट है। चाइना के टोटल एक्सपोर्ट में इंडिया का सिर्फ 3% शेयर है। मतलब अगर कुछ भी चीज हम इंपोर्ट ना करवाए चाइना से तो भी चाइना को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और इंडिया का थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर भी चाइना ही है। अगर बॉयकॉट करने पर वो उतर जाए तो इंडिया को काफी नुकसान होगा। तो ये बॉयकॉट वाली गेम से हटके कुछ बड़े स्टेप्स गवर्नमेंट को इनिशिएट करना होगा तो आगे बढ़ सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स और सही लीडर्स के लीडरशिप के अंडर किए जा सकते हैं, जो ट्रूली ग्लोबल विजन रखते हैं वर्ल्ड लीडर बनने का। शेयर करिए उन सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो ये सोचते हैं कि चाइना के गुड्स बॉयकॉट करने से हम चाइना को हरा देंगे। रियलिटी चेक करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इमोशन के बेसिस पे नहीं लड़ा जा सकता, पर कुछ बड़े स्टेप्स लेकर आगे जरूर बढ़ा जा सकता है। लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, पर सही विजन और स्ट्रेटजी से। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर ये एपिसोड आप एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर सुन रहे हो तो वहां हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सीखते रहो और सिखाते रहो।